हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ने के बाद वो आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। नाउ ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, इसमें दो वर्ड्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डाइपोल और दूसरा हमारे पास आता है इंड्यूस्ड डाइपोल। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइपोल बेसिकली होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मेरे पास एक एटम ए है और उसने अगर बी के साथ बॉन्ड बनाया है और अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इसको हम कहेंगे कि ये एक परमानेंट डाइपोल बन गया है। क्यों परमानेंट डाइपोल बन गया? रीज़न ये है भाई, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ही रहेगा, जिसको हम इस एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे कट मारते हैं, ये कट क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट बताता। अब ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मैं आपसे कल को कहूँ कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सी, जिसमें दो एटम है सी बॉन्ड सी। अभी जो सी बॉन्ड सी है इसमें दोनों एटम एक जैसे हैं। अब सिंस दोनों एटम एक जैसे हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मिडल में होंगे, ना इसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे ना इसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि दोनों एटम सेम है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तब आता है जब आपके पास दो अलग एटम हो, एक हाइड्रोजन हो या एक क्लोरीन हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन। अब यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और हमेशा के लिए होता है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जब भी आप HCl के मॉलिक्यूल को देखोगे आपको हमेशा क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इसको हम कहते हैं डाइपोल। इसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल। एक पोलार मॉलिक्यूल है, या इसको हम एक तरीके से कहते हैं पोलार मॉलिक्यूल। ना, पोलार मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पोल्स डेवलप है, और डाइपोल का मतलब हो जाता है दो पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आपके पास एक एलिमेंट होता है जैसे सी बॉन्ड सी, फॉर एग्जांपल अगर होता हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, या होता क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब दोनों एटम्स, क्लोरीन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों एटम एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ताकत और वहाँ पर हाइड्रोजन की ताकत एक जैसी है, यहाँ पे क्लोरीन की ताकत और वहाँ पे क्लोरीन की ताकत एक जैसी है। तो ना तो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, ना यहाँ शिफ्ट होगा, ना इधर होगा, ना इस क्लोरीन की तरफ होगा। तो यहाँ इन मॉलिक्यूल्स पे कोई पोल्स नहीं बनेगा, तो इसको कहेंगे नो पोल्स। और जब नो पोल्स होते हैं तो हम उनको कहते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? नॉन पोलार मॉलिक्यूल। तो जब भी आपको होमोन्यूक्लियर, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं होमोन्यूक्लियर, एक जैसे न्यूक्लियस वाले होमोन्यूक्लियर। और इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हेटेरो न्यूक्लियर, यानी दो अलग अलग न्यूक्लियस वाले। एक हाइड्रोजन अलग न्यूक्लियस है और एक क्लोरीन अलग न्यूक्लियस है। तो जब दो डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लोरीन है कि फ्लोरीन है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, आयोडीन है या ब्रोमीन है, वो डिपेंड करता है। अब ये सब पढ़ने का कारण क्या है? देखो, एक तो तरीका होता है ये रिप्रेजेंट करने का कि जब भी आपके पास एक पोलार मॉलिक्यूल होगा तो हम सबको पता है उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा है। तो ये जो मैंने लोब जैसा बनाया है, ठीक है, बलून जैसा बनाया है, ये इस साइड में रिप्रेजेंट करता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, और ये साइड में वो रिप्रेजेंट करता है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पर ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आप एक होमोन्यूक्लियर एलिमेंट मॉलिक्यूल लेते हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन या क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, जिसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन में सी बॉन्ड सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स मिडल में है, ना इधर है ना उधर है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक सिमेट्रिकल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल है ना। इधर जितनी इस सी साइड में, सी डज नॉट रिप्रेजेंट कार्बन है, ये कार्बन रिप्रेजेंट नहीं करता फिलहाल के लिए। ये सी एक एलिमेंट, जैसे ए बी, तो मैंने यहाँ पे सी ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन इस सी एटम की तरफ हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस सी एटम की तरफ हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ए बॉन्ड बी था जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से थी और वो परमानेंट डाइपोल था। ऑन दी कॉन्ट्ररी, सी बॉन्ड सी आपके सामने था जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल था, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड। तो इसको हम कहेंगे पोलार और इसको हम कहेंगे नॉन पोलार।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइपोल, और इसमें कोई डाइपोल नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद रखना। जब ये 2 एलिमेंट एक दूसरे के पास आएंगे तो एक और बात, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी ये ए बॉन्ड बी एक दूसरे के पास आएंगे, यानी जब वो एक दूसरे की विसिनिटी में होंगे, करीब करीब होंगे, तो आपको नहीं लगता इसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, डोंट यू फील, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा। जब ये नज़दीक आने लगेंगे तो नेगेटिव चार्ज विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दिस साइड ऑफ कार्बन, ये साइड के कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको धक्का मारेगा। तो मेरा जो मॉलिक्यूल है, जो सी बॉन्ड सी का मेरा मॉलिक्यूल था, वो सी बॉन्ड सी का मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हिल जाएगा। क्यों हिल जाएगा? क्योंकि अब उसके इलेक्ट्रॉन डर के मारे दूसरे सी की तरफ भाग जाएंगे, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज ने उसको धक्का मारा, और अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, बट फ़र्क है, ये जो आपका डाइपोल था ये परमानेंट डाइपोल था, और ये परमानेंट डाइपोल नहीं है। अगर आप इसको दोबारा दूर कर दो, अगर सी और सी को और ए बी को दूर कर दो, तो ये दोबारा वैसा हो जाएगा, और ये वैसे का वैसा रहेगा। मतलब फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क आ रहा है सी बॉन्ड सी में। सी बॉन्ड सी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है जब भी वो एक परमानेंट पोलार कंपाउंड के विसिनिटी में आता है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज उसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और उसका सारा नेगेटिव चार्ज ये डायरेक्शन में भाग जाएगा। इसका तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में भागा हुआ था, क्यों? क्योंकि बी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वहाँ पे बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान के चलते हैं कि बी जो है आपका वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो मुझे एक सिंपल सी भाषा में बताओ, यहाँ पे सी बॉन्ड सी वैसे तो पोलार नहीं था, बट जैसे ही ए बॉन्ड बी की विसिनिटी में आया वो भी पोलार हो गया, तो यानी इसमें भी डाइपोल क्रिएट हो गया। पर ये डाइपोल अपनी मर्जी से आया क्या? इसने मेरे अंदर वो डाइपोल डाला, मैं पोलार नहीं था, आई वॉज नॉट अ पोलार मॉलिक्यूल, सी बॉन्ड सी इज नॉट अ पोलार मॉलिक्यूल, इट्स अ नॉन पोलार मॉलिक्यूल। पर जब मैं उसकी संगत में आया, उसके पास आया, उसके सामने आया, उसके नेगेटिव चार्ज ने मेरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ भगा दिया, मेरे सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ गई है, और इस साइड में मेरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो मैं कहूँगा आई एम एन इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो, इंड्यूस का मतलब होता है एक मुझे 3 इडियट का सीन याद आ रहा है जहाँ पे इंडक्शन मोटर पूछा था, हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट, बुम बुम बुम, याद है ना? तो इंड्यूस का मतलब होता है कि जब आपकी वजह से आपकी कोई प्रॉपर्टी दूसरे में चली जाती है, जैसे हम कहते हैं ना, वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या एक ख़राब फ्रूट, अगर एक ख़राब सेब अगर एक पेटी में हो तो सारे सेब को ख़राब कर देता है। तो वो क्या करता है, एक बुरा आदमी अपनी प्रॉपर्टी को सब में इंड्यूस कर देता है, उसको इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं। तो एक पोलार कंपाउंड, एक डाइपोल खड़ा था और एक नॉन पोलार कंपाउंड उसके सामने आया, तो मैंने उसको पोलराइज कर दिया। इस प्रोसेस को क्या नाम कहते हैं? इस प्रोसेस को पोलराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। अब यहाँ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक आपका सी बॉन्ड से कितने आसानी से पोलराइज हो जाता है, ये उसको डराएगा और वो कितने आसानी से डर जाता है। दूसरी बात, मैं उसको कितना डरा सकता हूँ। जैसे अगर आप और मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, आप बहुत सुधरे हुए इंसान हो, मैं बहुत बिगड़ा हुआ इंसान हूँ। अब 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या कि अगर मैं आपको बिगाड़ना चाहूँ तो मेरे में कितनी ताकत है आपको बिगाड़ने की, दूसरी आप में कितनी ताकत है बिगड़ने की। अगर आप बहुत आसानी से बिगड़ जाते हो तो मुझे ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बहुत आसानी से डाइपोल आप में क्रिएट हो जाएगा, इंडक्शन का प्रोसेस बड़ा आसानी से होगा। लेकिन अगर आप मेरे को बिगाड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है, मतलब आप जल्दी से, आपके अंदर मेरी प्रॉपर्टी इंड्यूस नहीं होगी। अब एक सिंपल सी भाषा में समझिए इसको, आपका इंडक्शन प्रोसेस यानी जो मेरा इंड्यूस डाइपोल हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स ने आपके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के वहाँ भगाया। अब ये धक्का मारना, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्स करना, क्या कहते हैं इसको? इसको डिस्पर्शन भी कहते हैं। डिस्पर्शन, भगाना, दूर कर देना। ये कब आसान होगा? छोटा मॉलिक्यूल होगा तो आसान होगा, या बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो आसान होगा? भाई सिंपल सा फंडा है सर, जब एटम बड़ा होने लगता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो एटम्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, उनको धक्का मार के उसका शेप बदलना बड़ा आसान हो जाता है। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपने पेरेंट्स को अपना न्यूक्लियस मानो, ठीक है? आपके पेरेंट्स अगर आपके न्यूक्लियस हैं और आप अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द रहते हो, ठीक है, तो अगर बाहर का एक इंसान आए, अगर आप अपने पेरेंट्स के बहुत करीब हो तो आपको बिगाड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
क्योंकि आपकी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कोई भी ऐरा गैरा इंसान आके आपको हिला नहीं सकता या आपके डायरेक्शन को बदल नहीं सकता, पेरेंट्स विल होल्ड यू। पर ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप अपने पेरेंट्स से काफ़ी दूर हो, मतलब पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं है, यू आर फार अवे फ्रॉम दी पेरेंट्स, आपका ये पेरेंट्स आपका न्यूक्लियस है, तो आपका पेरेंट्स आपको होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी ऐरा गैरा इंसान आके आपको डिस्टॉर्ट करके चला जाएगा और आप आसानी से हिल जाओगे। सेम प्रिंसिपल को हम यहाँ लगा सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन को, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन को और आयोडीन बॉन्ड आयोडीन को, किसको पोलराइज करना आसान है? तो भाई सिंपल सा फंडा है, आप फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन को देखो तो छोटे छोटे एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन को देखूं तो थोड़े बड़े एटम्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है। पर आयोडीन बॉन्ड आयोडीन को अगर मैं देखूं तो बहुत बड़े बड़े एटम्स हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया है। दैट सिंपली मीन्स कि आयोडीन बॉन्ड आयोडीन को पोलराइज करना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हैं और लूजली बाउंडेड हैं, उनका न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। इसको ना आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे, इसको हम फजान्स रूल भी कहते हैं। मेरे ही वीडियोस में, मैंने प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो डाइपोल से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे मैंने फजान्स रूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है, काफ़ी पुरानी है, मैंने बहुत पहले उस प्लेलिस्ट को बनाया था जब मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी नया नया था, और 2018 की बात है या 2019 की बात है, तब की वो प्लेलिस्ट है। तो काफ़ी कंटेंट पुराना है पर कंटेंट अच्छा है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब समझ में आया। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूल नज़दीक आने लगेगा उसके ऊपर डिस्पर्शन इफेक्ट बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे, उसका जो शेप है वो इस तरीके से बिगड़ने लगेगा, ऐसा हो जाएगा। और जैसे ये दूर जाएंगे वो दोबारा, इलास्टिसिटी कैसे होती है, जब तक खींचोगे खींचेगा और छोड़ दो तो दोबारा रिटर्न आ जाता है, अपनी पोजीशन रिटेन कर लेता है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चलती है, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रेज टू 6th पावर से ये रिलेटेड है। जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते हैं, ये इनवर्स 6 लॉ है। तो डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी कम हुआ या डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जिसको हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, ये रेज टू पावर 6 से बदल जाएगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर आप बात करो, अगर आप जेई मेंस की बात करो या एडवांस की बात करो या अगर मैं कहूँ नीट की बात करो, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बने भी हैं, मैंने खुद ने देखा है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है, हाउ इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन रिलेटेड विद डिस्टेंस। तो 6th पावर के साथ वो रिलेटेड होता है, मतलब अगर डिस्टेंस थोड़ा भी कम होगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रेज टू 6 से इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में तो समझ में आ गया होगा, इंड्यूस डाइपोल किसे कहते हैं और इंडक्शन प्रोसेस किसे कहते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है इसी वीडियो में मैं कवर करना चाहूँगा, उसको कहा जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नाउ व्हाट बेसिकली इज दिस आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए आपने कभी नोटिस किया होगा, हमारा जो Na+ होता है और हमारा जो Cl- होता है, NaCl एक आयोनिक क्रिस्टल है, और NaCl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये जो चीज़ होती है ये सॉलिड स्टेट में होती है। मान लीजिए आप इसको पानी में ऐड कर देते हो, यू ऐड इट इन वाटर, आप इसको पानी में ऐड कर दो। अब हमें पता है हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एक पोलार मॉलिक्यूल है, जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जब वो सबसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो जैसे ही आप NaCl को पानी में डालते हो, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, कि Na+ और Cl- अगर सॉलिड स्टेट में है और तुम चाहते हो कि ये सॉलिड मेल्ट हो जाए, Na+ अलग हो जाए और Cl- अलग हो जाए, ये लिक्विड स्टेट में चला जाए, तो आपको उसे 800 डिग्री पर हीट करना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 801 या 800 के आसपास का इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब सिर्फ Na को और Cl को सॉलिड स्टेट से, मतलब जो Na और Cl सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के साथ बाइंडेड थे, उनको सिर्फ सेपरेट करने के लिए आपको 800 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, द मेल्टिंग पॉइंट। बट उसी Na+ को और उसी Cl- को जब तुम पानी में डालते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस पे भी वो दूर दूर हो जाते हैं। Na+ अलग हो जाता है, एक्वियस स्टेट में चला जाता है, और Cl- अलग हो जाता है, एक्वियस स्टेट में चला जाता है। अब आप सोचो क्या पानी इतना गर्म है? नहीं, पानी गर्म नहीं है, एक्चुअली पानी का मॉलिक्यूल की पावर उतनी है। वो क्या करता है, Na+ जैसे ही पानी में आता है, पानी का मॉलिक्यूल Na+ और Cl- को घेर लेता है मतलब क्या करता है, जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं,
एटम्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो पानी के इर्द गिर्द जाके खड़े हो जाते हैं विद अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। भाई देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है भाई, प्लीज़ डोंट माइंड इट, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, आज की जनरेशन इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझती है कि मान लीजिए आज दो लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हो इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाए, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसका ध्यान कहीं और भटका दो, इसका ध्यान कहीं और भटका दो, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर किसी और को लाके खड़ा कर दो, यहाँ पर किसी और को लाके खड़ा कर दो, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो इसके साथ, और जैसे ही इन दोनों को हटाओगे ये फिर से एक हो जाएंगे। तो सेम चीज़ हम NaCl के साथ करते हैं, हम NaCl को धोखा देते हैं। हम क्या करते हैं, NaCl जो कि आपस में बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ मजबूत बॉन्ड था, सॉलिड स्टेट का बॉन्ड था, जैसे ही पानी में डालते हैं, मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो जाएगा और वो जाने के बाद मेरे Na+ के आसपास आ जाएगा। अब Na+ को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज, उसे थोड़ी ना पता है, वो तो अंधा है, उसे क्या पता नेगेटिव चार्ज कौन लेके आ रहा है, उसे लगता है वाह नेगेटिव चार्ज आ गया और इतना भर भर के नेगेटिव चार्ज आया है, तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लेते हैं। तो उसका पॉजिटिव चार्ज, उसका प्यार जो Cl के लिए था वो कम हो जाएगा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है और वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको अलग कर लिया है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, तो क्लोरीन भी तो थोड़े कम थोड़ी ना है, क्लोरीन ने भी तो धोखा दिया, क्लोरीन हाइड्रोजन्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये डायग्राम रॉन्ग है, दिस डायग्राम इज़ रॉन्ग, बट मैं फिर भी समझाने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि दोनों हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन को आके सराउंड करेंगे, बट एक रिप्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन को सराउंड कर लेंगे। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन को चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, अब उसको हाइड्रोजन से मिल गया पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन भी खुश, दोनों एक दूसरे को भूल गए, दोनों एक दूसरे को भूल गए। सोडियम अपने मस्त ऑक्सीजन के साथ बिजी है, क्लोरीन मस्त अपने हाइड्रोजन के साथ बिजी है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन। NaCl को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो Na+ और Cl- अलग हो जाते हैं, हम कहते हैं ना डिसोसिएट हो गया, आयोनाइज हो गया, एक्वियस स्टेट में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ही रीज़न है। क्या वाटर मॉलिक्यूल्स ने 1800 डिग्री का टेम्परेचर दिया, नहीं, तो पोलैरिटी इतनी काम की चीज़ होती है, वाटर इज सो पोलार कि वो NaCl के बीच के बॉन्ड को भी तोड़ सकता है। अच्छा फिर क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम क्या करते हैं, हमने NaCl को धोखा दे के NaCl की लव स्टोरी को एंड कर दिया। फिर एक आदमी आता है जो नीचे ला के बर्नर लगा देता है, बर्नर। अब ये बर्नर क्यों लगाता है, बर्नर लगाने से क्या होता है, जो जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको चटका लगता है, उनको गर्माहट लगती है और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से उड़ जाते हैं। ठीक है, अब तुमने वाटर मॉलिक्यूल को ही उड़ा दिया तो बाद में रह कौन गया कंटेनर में, कंटेनर में कौन रह गया, सोडियम और क्लोरीन। फिर सोडियम क्लोरीन को एक दूसरे की याद आती है, अरे ये तो हमारा ओरिजिनल प्यार था, ये तो बीच में तो वाटर मॉलिक्यूल आ गया था, तो क्या होगा, Na और Cl फिर से एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। यही फिनोमिनॉन सॉल्ट पैन में होता है। अगर आपने कभी सॉल्ट पैन को देखा हो तो हम क्या करते हैं, एक खेत होता है, उस खेत के अंदर हम नदी का पानी या जहाँ पे नमक ज़्यादा होता है वो पानी लाके भर देते हैं। हमारे सूर्य देवता जो ऊपर बैठे होते हैं वो सनरेज देते हैं, सनलाइट पड़ती है, जिस Na+ को और जिस Cl- को पानी ने घेर रखा था उस पानी को उड़ाने का काम सन करेगा। पानी ऊपर उड़ जाता है, Na और Cl बचता है, NaCl एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और हमें मिल जाता है वाइट कलर का NaCl। देखो जरूरी नहीं है उधर NaCl ही मिलता है, और भी सॉल्ट होते हैं, क्योंकि पानी में ज़रूरी थोड़ी ना NaCl ही प्रेजेंट होगा। जो आप नदी से पानी लेके आते हो, मैं मुंबई में रहता हूँ, हमारे यहाँ मुंबई में पास ही में थाने क्रीक है, थाने क्रीक में क्या होता है, पूरा वो पानी ला के भर के रखते हैं, सनलाइट आती है, दुनिया भर का नमक पैदा होता है। ज़रूरी नहीं उसमें NaCl होता है, उसमें दुनिया भर के नमक होते हैं। समझ लो मैं जो कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब घरों का पानी वहीं जाता है, उसी क्रीक में जाता है। ठीक है, आपके वॉशरूम का, आपके टॉयलेट का पानी भी वहीं जाता है। तो वो जो नमक प्रोड्यूस होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो NaCl ही होगा, उसमें से NaCl को आपको अलग करना है या बाकी जो सॉल्ट, वो दैट्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हम उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस समझ में आया। तो इस इंटरेक्शन को, जहाँ पर आपके एक आयन को एक डाइपोल ने सराउंड किया, उस प्रोसेस को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। आपके Na+ को, विच वॉज एन आयन, उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने जब सराउंड किया, और वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड इसलिए किया क्योंकि उन पे पोलैरिटी थी, देवर पोलार। तो इस इंटरेक्शन को, द इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन एंड इंटरेक्शन बिटवीन अ डाइपोल, ऑल थैंक्स टू द पोलैरिटी इन वाटर मॉलिक्यूल, कि पानी हर एक चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है।
और ऑल थैंक्स टू उसकी पोलैरिटी कि हमें पानी में जब हम कोई आयोनिक कंपाउंड डालते हैं तो हमें आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं बिना हीटिंग किए भी, वरना उसी NaCl को अगर Na+ और Cl- को अलग करना होता तो 800 डिग्री तक हमें हीट करना पड़ता। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब उनको आप पानी में डालोगे तो उनके आयंस अलग हो जाते हैं, वाटर उनकी लव स्टोरी ख़त्म कर देता है, कटायन को और अनायन को अलग कर देता है। बॉन्ड नहीं टूटा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, द बॉन्ड टूटा क्या? बॉन्ड टूटने का मतलब क्या होता है? Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस सोडियम को दे दिया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना कुछ हुआ है। सिर्फ उनके बीच का प्यार थोड़ी देर के लिए हमने अलग कर दिया। प्यार क्यों अलग कर दिया? क्योंकि पानी को सोडियम ने सराउंड कर, ऑक्सीजन ने सराउंड कर लिया, सोडियम को ऑक्सीजन ने, और क्लोरीन को हाइड्रोजन सराउंड कर लेता है। सो बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दैम हैज़ रिड्यूस्ड, एंड दैट हैज़ रिड्यूस बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्ज जो उनके आसपास में आके सराउंड कर लेता है। जैसे ही पानी उड़ जाएगा वो फिर से एक हो जाते हैं, वो फिर से एक हो जाते हैं। आई होप यू गॉट दिस। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज़ अ वेरी फेमस इंटरेक्शन, ये हर जगह यूजुअली आपको मिलता है। एक और बात, पानी जब किसी सल्यूट को सराउंड करता है, पानी जब किसी सल्यूट को सराउंड करता है, ये सल्यूट है, उसको हम हाइड्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रेशन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज ऑल्सो अ हाइड्रेशन प्रोसेस, जहाँ पे एक सॉल्वेंट एक सल्यूट को जाके सराउंड कर लेता है ड्यू टू सम इंटरेक्शंस ओवर दैट। तो उम्मीद करता हूँ ये दो इंटरेक्शन जो मैंने पढ़ाए, वन इज़ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन एंड द अदर वन इज़ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये अब आपको याद रहेंगे और इनका एप्लीकेशन कहाँ इनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।